नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जारी तल्खी की। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे जंग की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाई मार्ग से विमानों को ना जाने की सलाह दी। इससे पहले FAA ने भी पायलट्स के लिए अलर्ट जारी किया था, जिससे वेनेजुएला में हवाई ट्रैफिक काफी हद तक कम हो गया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का आखिर क्या प्लान है, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे कि हवाई ट्रैफिक कम होने से वेनेजुएला पर कितना असर होगा। साथ ही ये भी बात करेंगे कि उस हॉट कॉल की जो तनाव के बीच में अमेरिका और वेनेजुएला के नेताओं के बीच हुई, यानी ट्रंप और मादुरो। ट्रंप लगातार मादुरो पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनाते हैं। अब ऐसे में ट्रंप ने इस फोन कॉल में ऐसा क्या कहा कि वेनेजुएला के साथ साथ मादुरो भी टेंशन में आ गए। आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वेनेजुएला की सेना के साथ में युद्धाभ्यास हो रहा है और ट्रंप को तीखे तेवर साफ तौर से दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे इमिग्रेशन को लेकर अमेरिका में अनोखे ऑफर की, जिसकी चर्चा सभी जगहों पर हो रही है। अप्रवासियों की जानकारी देने और पकड़ने पर फ्री डिंग का ऑफर दिया जा रहा है और इस पर पुलिस का भी एक तरह से शॉकिंग रिप्लाई देखने को मिला। क्या है ये अमेरिका का ऑफर वाला प्लान, इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ये ऑफर किसने दिया और इसे विवादित क्यों कहते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे ट्रंप के आइस एजेंट्स की संख्या बढ़ाने वाले कदम के बारे में। ट्रंप लगातार एजेंट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और इस ऐतिहासिक भर्ती के बारे में भी बात की जाएगी। फिर हम बात करेंगे अमेरिका में मास शूटिंग की तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कैलिफोर्निया में एक बार फिर से गोलीबारी हुई, वो भी तब जब अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे सेल धूम मचा रही है। ताजा घटना ने बर्थडे पार्टी को मातम में बदल दिया और इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद बात होगी रूस में मिले उस खजाने की जिसने दुनिया में हलचल मचा दी। पुतिन के गढ़ में चांदी ही चांदी, जो रूस के लिए बेहद अहम है। रूस ने 2025 में खनिज खोज का नया रिकॉर्ड बना दिया और इस बार इनमें कुछ मेगा डिस्कवरीज भी शामिल है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में भी की जाएगी बात वर्ल्ड नाउ में। और चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अमेरिका वेनेजुएला की। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस पूरे तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और बड़ा बयान जारी किया। ट्रंप ने वेनेजुएला और उसके आसपास के एयर स्पेस को बंद करने की घोषणा कर दी। अमेरिका से 5000 किलोमीटर दूर स्थित वेनेजुएला पर ट्रंप ने पूरी तरह से धौंस जमाते हुए कहा कि अब इस क्षेत्र में कोई भी विमान नहीं उड़ेगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एयरलाइंस, पायलट्स, ड्रग डीलर्स और मानव तस्करों पर निशाना साधा। ट्रंप ने सीधा लिखा कि सभी एयरलाइंस, पायलट्स, ड्रग डीलर और मानव तस्कर कृपया वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद ही माने। दोनों देशों के बीच में बढ़ती तल्खी और ट्रंप का यह बयान वेनेजुएला के लिए एक धमकी से कम नहीं है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कदम मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है। वहीं वेनेजुएला की सरकार ने ट्रंप के इस बयान को पूरी तरह से ठुकरा दिया और कहा कि ये एक औपनिवेशी धमकी है। उनका ये कहना है कि ट्रंप की ये बात उनके देश की जमीन, हवाई सुरक्षा, पूरी आजादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अब वेनेजुएला का कहना है कि किसी भी देश का ऐसा अनलेटरल आदेश देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, क्योंकि किसी भी देश का एयर स्पेस नियंत्रण उसी देश के पास होता है, किसी दूसरे देश के पास नहीं। अब अमेरिका पहले से ही ड्रग तस्करी और मानव तस्करी को लेकर वेनेजुएला पर दबाव बना रहा था। अब ट्रंप की ये घोषणा उसी दबाव का एक तरह से हिस्सा मानी जा रही है। ट्रंप की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कैरिबियन सागर और पूर्व प्रशांत महासागर में कई बार छोटे जहाजों पर अटैक किए जो ड्रग्स लेकर जाने वाले बताए जाते हैं और इन तमाम हमलों में अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी प्रशासन पहले ही संकेत दे चुका है कि निकोलस मादुरो सरकार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन मादुरो शासन को अवैध ड्रग तस्करी में शामिल मानता है, जबकि मादुरो इसे झूठ और राजनीतिक साजिश बताते आए हैं।
अब वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका उनकी सरकार को अस्थिर करके सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की नो फ्लाइंग जोन का अमेरिका की राजनीति में भी जमकर विरोध जारी है और इस धमकी के बाद में अमेरिका के बाद अमेरिका की कांग्रेस की डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही नेताओं ने नाराजगी जता दी, क्योंकि उन्होंने बगैर कांग्रेस की अनुमति के फैसला ले लिया। सीनेटर चक शुमर ने कहा है कि ट्रंप की ये नासमझी अमेरिका को एक और महंगी विदेशी लड़ाई के करीब लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अमेरिका की संविधान के अनुसार सिर्फ कांग्रेस के पास में युद्ध घोषित करने का अधिकार है, लेकिन रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन, जो पहले ट्रंप के करीबी थी, उन्होंने भी एक बार फिर याद दिलाया कि युद्ध घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास में है। अब ट्रंप वेनेजुएला पर किस तरह से दबाव बना रहे हैं, ये भी आइए मैं आपको बताती हूँ। ट्रंप का वेनेजुएला प्लान क्या है, ये जरा समझिए। दरअसल वेनेजुएला को अमेरिका ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। ये ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन एक तरह से माना जाता है। सर्दर्न स्फीयर का ये हिस्सा है। वेनेजुएला में यात्री विमानों की आवाजाही बंद हो गई है। कैरेबियन क्षेत्र में बाकायदा नोटैम जारी कर दिया गया है। कई बड़ी एयरलाइंस ने वेनेजुएला की उड़ानें भी बंद कर दी हैं। काराकास एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 6 से 7 उड़ानें अमेरिका ग्राउंड पर नजर आती हैं। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमले एक बार फिर से शुरू कर सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। नशा तस्कर संगठनों पर हमले किए जा सकते हैं। मादुरो का कार्टेल डे लॉस सोलिस आतंकी संगठन एक तरह से घोषित किया गया। वेनेजुएला के आसपास भी सैन्य गतिविधियां एक तरह से बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर ऐसा आदेश लागू हुआ तो वेनेजुएला का पूरा हवाई क्षेत्र वाकई में नो फ्लाइट जोन बन जाएगा, जिससे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू विमान को वहां से निकलना या वहां से उड़ना मुश्किल हो जाएगा। इससे वेनेजुएला की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, व्यापार, इमरजेंसी सेवाएं, आपूर्ति, मेडिकल एक्सपर्ट्स, ये सारी चीज़ें या दवाई जो हैं वो प्रभावित हो सकती है। सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। अब वेनेजुएला के एयर स्पेस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, उसका असर साफ तौर से नजर आता है। फ्लाइट रडार, ये कहा जाए कि 24 के डेटा के अनुसार वेनेजुएला का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली है। आइए मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से अब जो कमर्शियल या फिर बाकी जो एयर स्पेस पर यहाँ से जो आवागमन होते हैं वो किस रूप में पूरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अब समझिए, ये है वेनेजुएला का एयर स्पेस, ये पूरा आपको इलाका नज़र आता है और इस पूरे एयर स्पेस को समझिए। कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। सभी कमर्शियल प्लेन उसके एयर स्पेस से बचकर अब निकल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है? इसको किस रूप में आप समझेंगे? ये पूरा का पूरा इलाका एक तरह से स्टेट ऑफ इसके बीच में जब आपको नजर आ रहा है, कई फ्लाइट्स के रद्द होने के बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सीधे सीधे प्रभाव करता है। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई। फ्लाइट रद्द होने के अलावा एयर स्पेस से बचकर अब अन्य विमान एक तरह से यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। बार बार लोगों के मन में सवाल है कि वेनेजुएला पर क्या अमेरिका हमला करने वाला है? अमेरिका और अन्य देशों ने वेनेजुएला के आसपास के एयर ट्रैफिक पर नजर रखी हुई है। इसके कारण सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। कई उड़ानें भी सीधे सीधे एक तरह से प्रभावित हो रही हैं। FAA पहले ही वेनेजुएला के ऊपर उड़ानों के लिए खतरे का अलर्ट जारी कर चुका है। ट्रंप के इस बयान से पहले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पायलट्स को सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा स्थिति खराब है और सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। FAA ने पायलट से कहा है कि वो वहां की बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों के कारण सावधानी से उड़ान भरें। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आमतौर पर सिर्फ अमेरिका और उसके इलाके तक ही होती है, लेकिन ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी दुनिया भर के पायलट्स को उन जगहों पर उड़ान भरने में होने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देती है जहां युद्ध या सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। अब FAA अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन संगठन के साथ में मिलकर काम करता है और इस चेतावनी के बाद में अब कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने वेनेजुएला के लिए अपनी उड़ानें सीधे सीधे रोक दी हैं, पूरी तरह से कंट्रोल की हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि FAA और इस अलर्ट के बारे में आखिर और क्या बड़ी बातें इस दौरान सामने आई। दरअसल FAA का वेनेजुएला एयर स्पेस समझिए किस तरह से यहाँ पर अलर्ट पर है। FAA अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है और इसको अगर समझा जाए अमेरिका के हवाई क्षेत्र और विमान कंपनियों की उड़ाने के एक तरह से यही कंपनी, यही संस्था नियम तैयार करती है, किस रूप में, किस क्षेत्र में
कौन सा विमान किस रूट के साथ में और किन नियमों के साथ में आगे बढ़ेगा। अब FAA की तरफ से अलर्ट अगर आता है तो अलर्ट विमान सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही इतना ही नहीं, इसीलिए वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने को अब एक तरह से खतरनाक बताया गया है। आसमान में फायरिंग, मिसाइल सिस्टम और सेना की मूवमेंट्स भी देखी गई। ये भी FAA की इस अलर्ट में साफ तौर से कहा गया। अब इसके अलावा वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने से विमान दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है और इसीलिए एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वहां की उड़ानें फिलहाल टाल दी जाएं या रद्द कर दी जाएं। अब समझिए कि वेनेजुएला के ऊपर सीधी उड़ानें मत भरो, ये बात कही गई। अगर जरूरी हो तो रूट बदल दो और फिर वहां से जाया जाए। कई विदेशी एयरलाइंस ने भी वेनेजुएला के लिए अब अपनी उड़ानें सीधे सीधे रोक दी हैं। कुछ ने अपने रूट डाइवर्ट कर दिए हैं, कुछ कंपनियों ने वेनेजुएला में लैंडिंग तक करना बंद कर दी है। अब वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र लगभग खाली एक तरह से नजर आता है। अब समझिए इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि सीधे सीधे अमेरिका की धमकी वेनेजुएला के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे वेनेजुएला सरकार नाराज हो गई, उसने भी कुछ एयरलाइंस के लाइसेंस तक रद्द कर दिए। वेनेजुएला सरकार ने 48 घंटों की समय सीमा दी थी कि एयरलाइंस उड़ानें फिर से शुरुआत की जाए, नहीं तो उनकी ऑपरेटिंग राइट्स या उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। कई एयरलाइंस ने 48 घंटों के भीतर उड़ानें नहीं शुरू की और इसीलिए वेनेजुएला ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब वेनेजुएला को ये लगा कि भाई अमेरिका दुनिया को उनके देश से दूर रख रहा है, इससे वेनेजुएला की इमेज खराब हो रही है, उनके देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और ये कदम उनके देश को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग करने जैसा है। वेनेजुएला की सरकार को ये वाकई में बुरा लगा और सरकार ने जवाबी कार्रवाई भी कर दी। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के उड़ान भरने के अधिकार रद्द कर दिए, यानी वेनेजुएला आने जाने की उनकी इजाजत एक तरह से वापस ले ली। वेनेजुएला सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों से ये कहा है कि FAA की चेतावनी मानकर उड़ानें रोक दी, इसीलिए हम अब आपको अपने देश में उड़ान भरने की अनुमति भी नहीं देंगे। इसमें अब कई विदेशी एयरलाइंस वेनेजुएला नहीं जा सकते। देश का हवाई संपर्क कमजोर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैवल और कार्गो पर भी सीधा सीधा इसका असर पड़ा है। FAA की चेतावनी और ट्रंप के बयान से वेनेजुएला पर असर हो रहा है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी। हाइपर इन्फ्लेशन और संसाधन की कमी से पहले ही वेनेजुएला जूझ रहा है और अब ये बंदी इसे और भी ज्यादा गहरा झटका देती है। हवाई यात्रा बंद होने से वेनेजुएला को अरबों डॉलर का सीधा सीधा नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा वेनेजुएला को, आइए जरा एक बार ये समझ लेते हैं। हवाई कनेक्टिविटी में अगर रुकावट है तो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के जाने से वैश्विक हवाई कनेक्शन सीधे सीधे कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो सीधे उड़ानें कम हैं, विदेश में आना जाना सीधे सीधे इंपैक्ट होगा, व्यापार और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो तस्वीर थी वो कमजोर हो जाएगी। और इन सब से होगा क्या, हवाई यात्रा बंद होने से अरबों डॉलर का सीधा सीधा नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान के तौर पर समझिए। और इसके अलावा एयरपोर्ट टैक्स वो सीधे प्रभावित होगा, विदेशी एयरलाइन से मिलने वाली फीस सीधे सीधे प्रभावित होगी, कार्गो शुल्क भी अब कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो कहा जाए कि किसी भी देश के लिए सबसे मजबूत होता है पर्यटन अब इससे सीधा प्रभावित होगा। एयरलाइंस बंद होने से विदेशियों का आना लगभग यहाँ पर बंद होगा। होटल हो, टैक्सी हो, टूर कंपनियां हो, रेस्टोरेंट हो, उन्हें भारी नुकसान होगा। लोकल रोजगार सीधा इंपैक्ट करेगा, उस पर भी असर पड़ेगा। लोकल रोजगार के साथ में समझिए टूरिज्म सेक्टर को कम से कम 50 से 70% तक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा सप्लाई चेन, जो एक किसी भी देश के लिए बड़ी रीढ़ मानी जाती है, वो कैसे प्रभावित होगी। वेनेजुएला कई चीजें एक तरह से इंपोर्ट करता है, जैसे दवाइयां हुई, टेक पार्ट्स हुए, मशीनरी और अन्य जरूरी सामान विदेश से आता है। अब हवाई मार्ग रुकेगा तो उससे सामान और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा या फिर देरी से मिलेगा। इसकी वजह से अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में, बिजनेस सेक्टर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तेल कारोबार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तेल कारोबार समझिए, तेल वेनेजुएला की रीढ़ है और तेल व्यापार का इंपैक्ट डॉक्यूमेंट्स, तकनीकी पार्ट्स, इंजीनियर्स का आना जाना सब कुछ प्लेन से होता है। लेकिन अगर फ्लाइट बंद हो जाती है तो समझिए तकनीकी देरी, स्पेयर पार्ट्स का ना मिलना, प्रोजेक्ट धीमे हो जाएंगे। देश और भी अलग थलग हो जाएगा अन्य तमाम अलग अलग देशों से। हवाई संपर्क टूटने का मतलब
दुनिया से संपर्क टूट जाना, और दुनिया से संपर्क टूट जाना यानी कि एक तरह से अलग थलग पड़ जाना। विदेशी कंपनियां अब वेनेजुएला में निवेश ही नहीं कर पाएंगी, और उसका असर किस रूप में होगा? उसका असर होगा बैंक पर, कंपनियां, उनका जोखिम और बढ़ जाएगा, और नए जो व्यापारिक सौदे हैं वो भी सीधे सीधे प्रभावित होंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश कमजोर दिखेगा, और उससे होगा क्या? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश कमजोर दिखेगा तो एक लंबा आर्थिक नुकसान वेनेजुएला को हो सकता है, और यही तस्वीर कहीं ना कहीं एक तरह से चिंता का सबब बनी हुई है। दरअसल वेनेजुएला पहले से आर्थिक तंगी, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी आदि से जूझ रहा था। अब हवाई यातायात बंद होने से ये तंगी और भी ज्यादा गहरी हो सकती है। कम कारोबार, कम विदेशी मुद्रा और रोजगार गिरावट देखने को मिल रही है। वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप जैसे बयान एक दुश्मनाना, एक तरफा और मनमाना काम है। इसके साथ ही वेनेजुएला ने अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी ने वेनेजुएला के प्रवासियों को वापस भेजने पर भी सवाल उठाए। वेनेजुएला ने कहा कि हफ्ते में 2 बार होने वाली उड़ानों को अचानक से रोक दिया गया, और इस साल दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत अमेरिका जिन वेनेजुएला नागरिकों को अवैध मानता है उन्हें प्लेन से वापस भेजेगा, और वेनेजुएला उन्हें स्वीकार करेगा। इस समझौते के तहत 13,000 से ज्यादा प्रवासी वापस भेजे जा चुके हैं। आखिरी उड़ान शुक्रवार को काराकस पहुंची, और उसके बाद में अमेरिका ने स्टॉप सीधे सीधे कह दिया। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी ICE हफ्ते में 2 उड़ानें वेनेजुएला भेजती थी। वेनेजुएला से आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए उनके लिए नियमित डिपोर्टेशन फ्लाइट्स भी चलाई गई। वेनेजुएला का आरोप है कि ये एक तरह की राजनीतिक दबाव की चाल है, और अगर अमेरिका खुद ही समझौते को तोड़ रहा है तो अमेरिका ने अचानक से इन उड़ानों को रोका भी नहीं बल्कि पूरा बंद कर दिया, वो भी बगैर वेनेजुएला को बताए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में दरअसल तनातनी सीधी टक्कर में बदलती नजर आती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से फोन पर बात की थी, और ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच में तनाव पूरी तरह से चरम पर है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बातचीत को लेकर बाकायदा खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ वो भी जरा जान लीजिए। ट्रंप मादुरो के बीच में फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच में सीक्रेट हॉटलाइन कॉल में से बातचीत होने की जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को चेतावनी दी, क्रिसमस तक शांतिपूर्वक सत्ता छोड़ो या सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने मादुरो से कहा कि उनके पास में आसान और मुश्किल दोनों ही रास्ते हैं। उनके पास में इनमें से एक चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं। किसी दूसरे देश की राजधानी तक भागने के लिए सुरक्षित रास्ता भी है। अमेरिका का संदेश बेहद साफ है। मादुरो को दिसंबर के अंत तक सत्ता छोड़नी होगी। उन्हें क्यूबा, रूस या फिर किसी मित्र देश में सुरक्षित एग्जिट ऑफर भी की गई है, साथ ही सीमित विदेशी एसेट्स तक भी पहुंच। अगर उन्होंने इनकार किया तब समझिए क्या होगा। अगर उन्होंने इनकार किया तो अमेरिका हफ्तों में सत्ता परिवर्तन वाला ऑपरेशन लॉन्च कर देगा। जी हां, मादुरो ने फिलहाल इस पेशकश को ठुकरा दिया है। कई ऐसी बड़ी रिपोर्ट्स हैं जिसमें दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में सैन्य बल के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ये रुख बनाए रखा है कि मादुरो को ऑफिस छोड़ना होगा। हालांकि नई कॉल से पता चलता है कि वॉशिंगटन डिप्लोमेटिक रास्ते भी एक तरह से अपना रहा है। ट्रंप सरकार मादुरो पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का सही नेता नहीं मानते, क्योंकि वेनेजुएला तेल वाला देश है, लेकिन अब गरीबी यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स से जुड़ा आतंकवाद करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका ने कैरिबियन सागर में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS जेराल्ड फोर्ड और लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के बहुत करीब तैनात हैं। ये तैनाती 1989 में पनामा पर अमेरिकी हमले के बाद में क्षेत्र में सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। अब अमेरिका ने दक्षिण कैरिबियन सागर में डेरा डाला हुआ है। वेनेजुएला को 3 तरफ से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और मिसाइलों से लैस फाइटर जेट घेर कर बैठे हैं। और इसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि अभी तक एक भी मिसाइल हमला वेनेजुएला पर हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मादुरो भी झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका की हर चाल का वो जवाब दे रहे हैं बाकायदा तैयारी के साथ में। वेनेजुएला संभावित हमले से पहले युद्ध अभ्यास कर रहा है। जी हाँ,
डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिली धमकियों के बाद में मादुरो सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाकायदा ड्रिल की जाती है और ये ड्रिल सीधे तौर पर अमेरिकी हमले का जवाब देने की तैयारी मानी जा रही है। वीडियो आया सामने, वीडियो में सेना सीबोर्न इन्वेजन यानी कि समुद्री रास्ते से होने वाले हमले को रोकने का अभ्यास कर रही है। वेनेजुएला की सेना ने अपने सबसे घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। ये तस्वीर देखिए आप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, दरअसल ये पूरे इसी एक तरह से एक वॉर ड्रिल के एक तरह से कहा जाए युद्धाभ्यास की तस्वीर है। यहाँ पर सैनिक आरपीजी मशीन गन, होवित्जर तोप के साथ में मोर्चा संभाले हुए हैं। ये मोबाइल यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुश्मन को किसी भी कोने में घेरा जा सके। देखिए ये ड्रिल किस रूप में है, क्योंकि बार बार यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर हमले हो सकते हैं और दुश्मन को किसी भी कोने में घेरा जा सके। इसी का एक तरह से युद्धाभ्यास यहां पर मादुरो की तरफ से किया गया। ड्रिल का फोकस कोस्टल डिफेंस पर है, यानी अगर अमेरिकी मरीन या नेवी तट पर उतरने की कोशिश करती है तो उसे कहीं वहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। वेनेजुएला ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब मादुरो जनवरी में फिर से राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वोटिंग में धोखाधड़ी के आरोप लग गए। विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि ना तो मादुरो और ना ही उसके साथी वेनेजुएला की असली सरकार है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला सरकार कहती है कि भाई अमेरिका का ये कदम मादुरो सरकार को हटाने की साजिश है। वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ एक बड़ा खतरा मानता है और ये भी कहता है कि अमेरिका की धमकी मादुरो ने अपने देश में मिलिशिया यानी कि नागरिक राइफल समूह को भी तैयार किया और लोगों को सचेत किया। मादुरो ने कहा है कि हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे। मादुरो ने ट्रंप को सीधे सीधे करारा जवाब दिया है। अब अमेरिका का मुकाबला वेनेजुएला करेगा, किस रूप में समझिए। मादुरो ने दरअसल इंडिपेंडेंस प्लान 200 बनाया है। आखिर ये प्लान क्या है जरा समझिए। इस प्लान के तहत लगभग 2 लाख सैनिकों को मोबिलाइज किया गया है। मादुरो का ये जो पूरा प्लान है उसमें 2 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने की जानकारी है। इसमें सेना, पुलिस, मिलिशिया सबको एक साथ काम करना होगा, एक तरह से उस स्ट्रक्चर में लेकर आए हैं। ये सभी बेस एक्टिव, हवाई, समुद्र, जमीन पर पूरी तरह से एक तरह से इनकी तैनाती रहेगी। और समझिए ये जो पूरी इनकी टीम है, वेनेजुएला की फौज 1,25,000 की है और 8 मिलियन मिलिशिया। तो ये अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। 80 लाख लड़ाके तैयार होने का दावा एक तरह से वेनेजुएला की तरफ से किया जा रहा है, मादुरो कर रहे हैं, यानी ये तैयारी है। कुल मिलाकर मादुरो अभी जंग के मूड में नजर आते हैं। तभी तो मादुरो ने काराकास में रैली को की और इस दौरान ललकारते हुए कि ट्रंप शांति बनाओ, जंग मत छेड़ो, लीबिया या अफगानिस्तान जैसा मत करो। लेकिन इसके बाद अमेरिका कहता है मादुरो अवैध हैं, ड्रग तस्कर हैं। ट्रंप ने पहले ही CIA को वेनेजुएला में लेथल ऑपरेशंस की इजाजत दे रखी है। अमेरिका की सेना वेनेजुएला की तुलना में लगभग 10 से 12 गुना बड़ी और भी ज्यादा अनुभवी है और अमेरिका के पास में दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर हथियार तकनीक है, जबकि वेनेजुएला की सेना उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत लिमिटेड है, बहुत पुरानी तकनीक पर निर्भर है। अमेरिका की वैश्विक ताकत और सैन्य उपस्थिति भी हम सभी जानते हैं, उसमें वेनेजुएला से वो काफी ज्यादा आगे है। अब मादुरो लड़ने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला पूरी तरह से तबाह हो सकता है, वो भी सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही। लेकिन ट्रंप वेनेजुएला पर हर तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध हमले की स्थिति ना बने और डर से ही काम निकल जाए, ये भी एक तरह से कोशिश यहां पर की जा रही है। और आइए वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अब अगली खबर का। बात उस आकर्षक ऑफर की जिसकी चर्चा एक तरह से दुनिया में हो रही है। जब किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो पुलिस लोगों को लुभाने वाले इनाम रखती है, लेकिन अमेरिका में पुलिस ने अनोखे ऑफर को सपोर्ट किया। दरअसल अमेरिका में इस वक्त अप्रवासियों के मुद्दे पर संग्राम मचा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 देशों के शरणार्थियों पर रोक लगाई, साथ ही ये भी कहा कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले शरणार्थियों को हमेशा के लिए रोक देंगे ताकि अमेरिका फिर से मजबूत हो सके।
अब ट्रंप ने कहा था कि भाई इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से देश के लोगों की जिंदगी बदतर हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि जो लोग अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं हैं या फिर जो हमारे देश से सच्चा प्यार नहीं करते उन्हें भी हटाया जाए। अब ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी की ओर सख्त करने का सीधा सीधा वादा किया और इसी के तहत अब अमेरिका में शरणार्थियों की जांच हो रही है। वहीं अमेरिकी सरकार की इस मुहिम में इडाहो राज्य के एक फेमस बार ओल्ड स्टेट सलून ने एक चौंकाने वाला ऑफर दे दिया। बार ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की मदद करने वाले एक तरह से वाले को फ्री ड्रिंक ऑफर दिया है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS उसने इस पोस्ट को शेयर किया। यानी सरकारी विभाग ने भी इस ऑफर पर हैरानी और हल्का फुल्का मजाकिया अंदाज दिखाया। देखिए ये वो सोशल मीडिया का पोस्ट है। दरअसल बार ने DHS के इस रिएक्शन का जवाब देते हुए लिखा लव इट, यानी उन्हें ये बहुत पसंद आया। ये प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। कुछ ने समर्थन किया लेकिन कई लोग इस बार और उसकी इस नीति का बहुत विरोध भी करते हुए नजर आते हैं। बार का एक ये अनोखा ऑफर क्या है जरा वो भी आइए मैं आपको बताती हूँ। ओल्ड स्टेट सलून बार ने अजीब और विवादित ऑफर दिया है। ICE की मदद करने पर फ्री बियर का एक तरह से ऑफर है। इडाहो में मौजूद अवैध अप्रवासियों की पहचान करवाएं और उसे अमेरिका से डिपोर्ट करवाने में सफल रहे तो पूरे 1 महीने तक इस बार में आपको अनलिमिटेड फ्री बियर मिलेगी। फोटो या वीडियो ईमेल पर भेजने होंगे और हर 2 दिन 2 बियर मिल सकेगी। एक से ज्यादा अप्रवासियों को पकड़वाने में अगर आप मदद करते हैं तो कई महीनों का फ्री एक तरह से हैम्पर मिलेगा, फ्री बियर उन्हें मिल सकती है। और इस ऑफर के तहत एक व्यक्ति को फ्री बियर मिली भी। एडा काउंटी रिपब्लिकन सेंटर कमेटी के वाइस चेयरमैन को फ्री बियर मिली है। जी हाँ, उन्होंने ICE को एक गिरफ्तारी में मदद की थी और ये बाकायदा इसकी जानकारी भी सामने आई। अब DHS ने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक मजेदार GIF शेयर किया जिसमें 1990 के दशक के टीवी शो डायनासोर्स का किरदार अर्ल सिंक्लेयर हैरानी से बियर का ग्लास गिराते हुए दिखाया गया। बार ने इसका जवाब देते हुए लिखा चलो सबको डिपोर्ट करो। सरकारी संस्थाएं मजाक में भी किसी समुदाय को निशाना बनाते हुए विचारों का समर्थन नहीं कर सकती और लेकिन इससे लगता है कि सरकार इनाम के लालच वाली पॉलिसी को बढ़ावा दे रही है। अब DHS ने बाद में कोई स्पष्ट सफाई तो नहीं दी जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये प्रतिक्रिया वायरल भी हो गई है। ये ऑफर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच में आ गया जहां पर बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन का वादा किया गया। इमिग्रेंट राइट्स ग्रुप्स ने चिंता जताई कि इससे जो अप्रवासी समुदाय हैं उनमें डर फैलेगा। सोशल मीडिया पर मीम्स, जोक्स, बायकॉट कॉल्स की बाढ़ आ गई है। कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर ने इसे अमेरिका क्यों महान है कहकर सीधे सीधे सराहा है। ये घटना अमेरिकी इमिग्रेशन बहस को और भी ज्यादा गर्मा रही है, खास करके जब ट्रंप प्रशासन की डिपोर्टेशन कैंपेन और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ती हुई नजर आती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओल्ड स्टेट सैलून ने इस तरह का कोई ऑफर पेश किया हो। आपको याद होगा ये बार हमेशा से ही ऐसे ही विवादों में रहता रहा है क्योंकि ये राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अनोखे ऑफर जो देता है। अब इस बार ने हमेशा खुद को कंजर्वेटिव सोच की जगह बताया। कई लोग इसे सिर्फ बार नहीं बल्कि राजनीतिक विवादों का केंद्र मानने लगे हैं। ओल्ड स्टेट सैलून असल में एक ऐतिहासिक इमारत में स्थित है और ये पहले 1906 में बने थे जहां पर पहले एक मेडिकल स्टोर था जिसे बाद में बार में तब्दील कर दिया गया और 2023 के आसपास इस बार को नए मालिक ने खरीदा जिससे ये सिर्फ एक सामान्य बार न रहकर तीखी राजनीतिक और सामाजिक पहचान वाला एक विवाद से भरा स्थान बन गया ओल्ड स्टेट सैलून। अब ओल्ड स्टेट सैलून को विवादों में लाने वाले भी कई प्रस्ताव, कई प्रमोशंस रहे हैं जो इसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान और सामाजिक बहस के केंद्र में ला चुके हैं। आखिर कौन से हैं वो विवाद जिनसे ये बार हमेशा से फेमस में रहा है, फेमस में रहा या ये कहा जाए कि विवादों में रहा है? आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ओल्ड स्टेट सैलून के बारे में समझिए। जून 2025 में इस बार ने हेट्रोसेक्सुअल फेस्ट एक तरह से किया था और इस दौरान जिस तरह से हेट्रोसेक्सुअल फेस्ट अवेयरनेस मंथ एक तरह से ये था, जून 2025 में इस बार ने एक तरह से इसकी शुरुआत की जो LGBTQ+ के प्राइड मंथ के खिलाफ एक तरह से नजर आया। इसे कहा जाए कि इसे एक तरह से फैमिली वैल्यूज के फेस्टिवल के रूप में बताया गया
और समझिए ये जो पूरा एक तरह से मंथ था उसके खिलाफ ये था, LGBTQ+ के खिलाफ, इसे फैमिली वैल्यूज का फेस्टिवल एक तरह से बताया गया था। और हेट्रोसेक्सुअल अवेयरनेस मंथ में हर सोमवार को हेट्रो मेल मंडे मनाया जाएगा, ये भी बात इस दौरान कही गई थी। यानी कि जो भी कोई स्ट्रेट मेल होगा वो इसे LGBTQ समुदाय पर तंज माना गया था और ये कहा गया था कि जो भी कोई स्ट्रेट मेल होगा उसे मुफ्त ड्राफ्ट बियर दी जाएगी। और एक तरह से इसे, जैसा हमने कहा कि LGBTQ समुदाय पर इसे तंज माना गया और उसके बाद में बड़ा विवाद इस दौरान सीधे सीधे नजर आया। अब समझिए इसके बाद में ऐसे ये कोई पहला ही हिस्सा नहीं था, इसके अलावा भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ट्रिविया नाइट यहाँ पर एक नजर आई। बार ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ट्रिविया इवेंट शुरू किया और इस इवेंट में जो भी जीतेगा उससे ये स्पष्ट किया गया, जीतने वाले को AR-15 राइफल देने की बात कही गई थी और ऐसा होता था। इसे सीधे सीधे एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। पॉलिटिकल पंच की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पंच की भी बात हुई। पॉलिटिकल पंच वाला ड्रिंक्स मेन्यू, बाहर का मेन्यू मेगा स्पेशल्स कॉकटेल से पूरी तरह से भरा हुआ है। आखिर क्या है ये मांगा? समझिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रंप का नारा है और इस बार ने अपनी ड्रिंक्स को ट्रंप की राजनीति से जोड़ दिया है। हर ड्रिंक का नाम राजनीतिक मजाक या फिर टिप्पणी के साथ में है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे ट्रंप सर्वाइवल शॉट, वोट रेट, बाइडेन्स लास्ट फॉल मडस्लाइड, और इतना ही नहीं, इसके आगे भी इस तरह से बहुत से, जिसमें ट्रंप नाम की भी एक तरह से कहा जाए कि ड्रिंक यहाँ पर इस दौरान अवेलेबल है। बार ने कई बार ऐसी भाषा, कई बार ऐसे पोस्टर्स, कई बार ऐसे कैंपेन्स चलाए जो सीधे सीधे विवादों से जुड़े रखे हैं। कई बार इस तरह से इसके साथ विवाद जुड़ते रहे हैं। कंजर्वेटिव राइट्स विंग, ये कहा जाए झुकाव वाले एक तरह से माने गए हैं। इसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सोच को बढ़ावा देने वाला बताया गया। अब समझिए, ये अमेरिका में इमिग्रेशन, LGBTQ+ अधिकार, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक पहचान की बहस का केंद्र बन गया। इसकी हर बड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर झगड़े हो, मीम्स हो या यहाँ की राजनीति को हवा देती है। अब ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर भी इसका अनोखा ऑफर ये एक तरह से फिर से चर्चा का विषय है और अमेरिका में तो नई बहस भी छिड़ चुका है। ट्रंप का मानना है कि तकनीकी तरक्की के बावजूद इमिग्रेशन की गलत नीतियों ने आम अमेरिकियों की जिंदगी खराब कर दी। ट्रंप ने साफ कहा कि इस समस्या का पूरा इलाज सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन यानी कि लोगों को वापस उनके देश भेजना ही है। वहीं ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से न्यूयॉर्क में विरोध हो रहे हैं, जमकर प्रदर्शन होते हैं। अब समझिए, न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान टकराव के बाद कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी पार्किंग के पास में करीब 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कूड़ेदान और गमले फेंकना तक शुरू कर दिया। वो सड़क जाम करके वाहनों को रोकने लगे और इसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प तक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को रोका, जिसके चलते सड़क जाम हो गई। अधिकारियों ने भीड़ को हटाने के लिए कई बार ऐलान किए, लेकिन हालात जस के तस बने रहे और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तब अधिकारियों ने कई प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट कर लिया। प्रदर्शनकारियों का मकसद था कि ICE अधिकारी वहां से निकलकर मैनहट्टन में होने वाले इमिग्रेशन रेड पर ना जा सके, यानी कि जो लोग ICE की कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब समझिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि ICE उसने बड़े शहरों में अपनी मौजूदगी बहुत तेजी से बढ़ाई है और उसका मकसद है अवैध अप्रवासियों को रिकॉर्ड स्तर पर पकड़कर डिपोर्ट करना। और इसके लिए ट्रंप ने कई सख्त कदम भी उठाए हैं। ट्रंप ने कैसे ICE एजेंट्स को बढ़ाया है, समझिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने ICE को करीब $75 बिलियन से ज्यादा एक तरह से फंडिंग दी थी और आप इसे इस रूप में समझे कि इससे लगभग 10,000 नए डिपोटेशन ऑफिसर्स भर्ती किए गए और ये 20 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी के तौर पर एक तरह से देखा गया। और पहले से 6,000 के आसपास एजेंट्स थे, जो अब 2 गुने से भी कई ज्यादा हो चुके हैं। अब जो नए ट्रेन एजेंट्स हैं वो बड़े शहरों में तैनात हो रहे हैं। बॉर्डर पेट्रोल के एजेंट्स को भी शहरों में भेजा जा रहा है। जनवरी 2025 से ही सैंक्चुरी सिटीज में ऑपरेशन शुरू हो गए और जनवरी से नवंबर तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को देश से निकाला गया।
अब 10 महीनों में 65,000 गिरफ्तारियां भी इनके माध्यम से की गई हैं। और अभी भी अगर मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो रोजाना 1200 लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। शटडाउन के दौरान ही 56,000 डिपोर्ट्स हुए हैं और डर की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोग तो खुद अमेरिका छोड़कर चले गए। तो ये पूरा आंकड़ा, ये पूरा आईसीई की पूरी तस्वीर को एक तरह से दर्शाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अगली खबर की, अमेरिका की, जहां पर खुलेआम फायरिंग बहुत आम हो चुकी है। और अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के पास में गोलीबारी हुई जिसमें सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इस बार कैलिफोर्निया प्रांत के स्टॉकटन इलाके में भी ओपन फायरिंग हुई और उसकी घटना सामने आई। मास शूटिंग की इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार में कुल 14 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से 4 ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये गोलीबारी बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई जब एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहां पर कुछ देर पहले बच्चे अपने परिवार के साथ पार्टी में इकट्ठा हुए थे। गोलीबारी होते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया। यहाँ पर जहाँ पर फायरिंग हुई वहां पर काफी पुलिसकर्मी मौजूद है और उस इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में ये टारगेटेड हमला माना जाता है, लेकिन अब तक हमलावर की कोई पहचान सार्वजनिक नहीं हुई। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया। अधिकारी मौके से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और गवाहों से पूछताछ की जा रही है। अमेरिका में सिर्फ नवंबर के ही महीने में फायरिंग और मास शूटिंग की कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे सबसे चर्चित 26 नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस के सामने हुई फायरिंग रही, जिसमें 2 नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया गया था। बाद में संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सिर्फ साल 2025 में ही अमेरिका में 300 से ज्यादा मास शूटिंग की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। लगभग पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर किसी न किसी राज्य में फायरिंग की घटनाएं सामने आती रही। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ पर गन हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर हर साल हजारों लोग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। GVA के अनुसार 17 नवंबर तक 350 से ज्यादा मास शूटिंग, 325 मौतें और 1600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब 16 नवंबर 2025 को फ्लोरिडा के जैक्सनविले में एक पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई, उसमें कम से कम 4 लोग जख्मी हो गए। 5 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया के ही सैन फ्रांसिस्को में बीच के पास में लड़ाई हुई और उसके बाद गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए थे। 7 नवंबर 2025 को डेलावेयर के विल्मिंगटन में भी फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा गोलीबारी टेक्सास, इलिनॉय, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा में होती है। अमेरिका में बंदूक खरीदना बहुत आसान है और इसीलिए ऐसे हादसे बहुत ज्यादा आम और बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक बार इसने गन कल्चर पर एक बार फिर से कहा जाए कि बहस छिड़ चुकी है। अब मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के शहर टुला में भी एक बार फिर से कुछ बंदूकधारियों ने अचानक से गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस बार में ये पूरी फायरिंग हुई वो काफी ज्यादा व्यस्त इलाका माना जाता है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद लोग अचानक से बार में घुसते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। सुरक्षा बलों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब तक हमलावरों को वो पकड़ नहीं पाए हैं। मैक्सिको सरकार ने पुलिस और सेना को सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। टुला जैसे शहरों में कई गिरोह एक दूसरे के खिलाफ टकराते हैं, जिससे स्थानीय लोग भी डर के माहौल में रहते हैं। दरअसल मैक्सिको में कई अपराधी गिरोह सक्रिय हैं और ये गिरोह ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और ईंधन चोरी जैसे अपराध करते हैं और ये गिरोह अपने इलाके और अवैध कारोबार पर भी कब्जा करने के लिए लड़ते रहते हैं और इस वजह से अक्सर कई बार हिंसाएं लगातार बड़े स्तर पर नजर आती है, जिसमें हत्या होती है, फायरिंग या धमकी शामिल है। अब मैक्सिको में सरकारी तेल कंपनी है पेमेक्स, उसकी पाइपलाइन से चोरी करके ईंधन चोरी किया जाता है और इसे बड़े स्तर पर, बड़े मास लेवल पर सीधे सीधे देखा भी जाता है। ये जो गिरोह है वो चोरी किए गए ईंधन को बाहर बेचता है और इससे बड़ा मुनाफा कमाता है। सरकार ने ईंधन चोरी करने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन गिरोह इसे रोकने के लिए और ज्यादा हिंसक हो गए हैं। अब हाल ही में टुला में गिरोह के लीडर की गिरफ्तारी हुई, जिससे दूसरे गिरोह को मौका मिल गया और तनाव बढ़ गया।
अब ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में एक गैंग लीडर की गिरफ्तारी के बाद यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए वर्ल्ड नाउ में अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। रूस की जमीन के नीचे खनिजों का समंदर मिला है। जी हां, खनिजों का समुद्र एक बार फिर ये साबित हो गया। रूस की फेडरल एजेंसी फॉर सबसॉइल यूज ने ये जानकारी दी है कि देश के दो अलग अलग इलाकों में चांदी के इतने बड़े भंडार मिले कि आने वाले सालों में रूस की माइनिंग इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है। और जबाई क्लास की क्राई ने करीब 699.6 टन चांदी यहां पर है। वहीं सुदूर पूर्व के मगादान ओलाबास्ट में दूसरी नई खदान मिली जिसमें 70.5 टन चांदी मौजूद है। अब रूसी कंपनी पॉलीमेटल 2028 से केगाली खदान पर काम शुरू करेगी और शुरुआती निवेश लगभग 2.5 अरब रूबल रखा गया है। यानी ये तो साफ है कि रूस इन खदानों को लेकर बेहद संजीदा है, बेहद गंभीर है। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं आप क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों खदानें सिर्फ एक बड़ी लिस्ट का हिस्सा है। चांदी की दोनों नई खदानें जिन इलाकों में मिली वो भूगोल के लिहाज से भी बेहद दिलचस्प है। खास करके मगादान ओब्लास्ट रूस का उत्तर पूर्व का हिस्सा है जहां पर बर्फीली हवाओं से पूरा इलाका घिरा रहता है, लेकिन खनिजों से बेहद समृद्ध ये इलाका है। इसे रूस का मिनरल ट्रेजर बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पर सोना हुआ, चांदी, तांबा, लोहा, बेसॉल्ट, चूना पत्थर या फिर मोल्डिनम, कई दुर्लभ धातुएं यहाँ पर पहले से ही निकाली जा रही हैं। सिर्फ सोने के मामले में देखा जाए तो मगादान रूस की सबसे बड़ी माइनिंग्स वाला इलाका है और 2025 रूस के लिए किसी मिनरल गोल्ड रश से कम नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई जिसमें कहा गया कि इस साल अब तक 200 से ज्यादा नई ठोस खनिज खदानें खोदी जा चुकी हैं। आमतौर पर रूस हर साल इतनी खोज करता है, लेकिन इस बार इनमें कुछ मेगा डिस्कवरी भी शामिल है, जैसे सरातोव क्षेत्र। यहाँ पर पोटेशियम और मैग्नीशियम नमक की 2 खदानें मिली, एक में 1 अरब टन तो दूसरे में 2 अरब टन रिजर्व्स, जिसमें लाखों टन टाइटेनियम, फास्फोरस और आयरन आयस भी शामिल है। और ये सभी वो धातुएं हैं जिन्हें आधुनिक उद्योग, रक्षा टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सेक्टर्स में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। चांदी आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल धातुओं में से एक है और ये सिर्फ आभूषण बनाने की धातु नहीं है, बल्कि आज के समय में टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल इसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मोबाइल फोन में इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है और इसीलिए हाई प्रिसिजन चिप और कंडक्टर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में सिल्वर की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इसीलिए हायर ग्रेड बैंडेज, कोटिंग्स या फिर इम्प्लांट्स में इसका इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर होता है। अब सोलर पैनल समझिए, सोलर पैनल आजकल आपको नजर आता होगा ऑलमोस्ट हर दूसरे घर की तरफ। सोलर पैनल बनाने में भी सिल्वर सबसे जरूरी धातु है, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल में बिजली पैदा करने वाली प्रक्रिया में चांदी का पेस्ट मेन भूमिका निभाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार, बैटरियां, हाई एंड कैमरे और मिरर ग्लासेस, रक्षा उपकरण और यहाँ तक कि एयरोस्पेस के भी कई सेंसर्स में सिल्वर एक जरूरी अनिवार्य धातु है। और रूस के हाथ अब इसका खजाना लग चुका है, ये कहा जा सकता है इस बार रूस की बल्ले बल्ले हो गई है। अब वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस खबर की जिससे दुनिया के कई बड़े लीडर्स टेंशन में हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। 4 से 5 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे। अब ऐसे में दुनिया इस वक्त रूस के इस दौरे को बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश ट्रंप समेत दुनिया के कई देश लगातार कर चुके हैं, लेकिन अब भारत दौरे से युद्ध थमने की उम्मीद है। और इसी के साथ में चर्चा है उस भविष्यवाणी की जो सालों पहले हुई थी। पुतिन को लेकर यह भविष्यवाणी उनकी और दुनिया की किस्मत बदल सकती है। भविष्यवाणी भर से दुनिया में हलचल है और अगर समझिए ये भविष्यवाणी सच हो गई तो क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से दुनिया की भविष्यवाणियों पर काफी निगाहें हैं। बाबा वेंगा यूं तो कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो चर्चा का विषय रही। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और बाबा वेंगा पहले ही यूक्रेन पर रूस के हमले के नतीजे का अनुमान लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि रूस न केवल बचा रहेगा बल्कि दुनिया पर हावी हो जाएगा। अब ऐसे में जब दुनिया में कई जगहों पर तनाव बढ़ रहा है, संकट की इस तरह की भविष्यवाणियों को भी हवा मिलने लगी।
इन सब के बीच बाबा वेंगा की एक प्रिडिक्शन लोगों के बीच में काफी हलचल मचा रही है। दरअसल बाबा वेंगा ने आने वाले समय में रूस को लेकर कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की थी। इस पर अगर यकीन करें तो आने वाले समय में रूस सबसे ताकतवर देश होगा, राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स। अब बाबा वेंगा ने कहा था कि रूस दुनिया में राज करेगा। क्या है पूरी प्रेडिक्शन और ये बाबा वेंगा ने कब की थी, इसके बारे में आइए मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताती हूँ। बाबा वेंगा ने दरअसल साल 1979 में भविष्यवाणी की थी और रॉयटर वेलिंगटन सिद्रोव के साथ में चर्चा में कहा था कि सब कुछ पिघल जाएगा, सिर्फ एक ही चीज है जिसे कोई नहीं छू सकेगा, वो व्लादिमीर की महिमा। रूस की महिमा बहुत हानि सहने के बाद कोई भी रूस को रोक नहीं सकता, सब उसके रास्ते से हटा दिए जाएंगे। आगे कहा गया था कि रूस ने सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि दुनिया का राजा भी रूस बन जाएगा। ये बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी है और समझिए अगर ऐसी भविष्यवाणी सच हो जाती है और तो उसके बाद में क्या इम्पैक्ट होगा। भविष्यवाणियों से अलग असल जिंदगी की अगर बात करें तो पिछले करीब 3.5 सालों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले कंटिन्यू रखे हुए हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर अपील भी उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रही। भविष्यवाणियों में यह भी दावा किया गया कि रूस का एक शक्तिशाली नेता दुनिया पर राज कर सकता है और उसे दुनिया के भगवान के रूप में जाना जा सकता है। इस तरह की एक व्याख्या के अनुसार वेंगा ने रूस को भविष्य में एक बहुत बड़ा शक्ति के तौर पर, बहुत बड़ी ताकत के तौर पर, यानी सुपर पावर के तौर पर देखा था, जहां पर सिर्फ रूस जीवित रहेगा और दुनिया का महाराजा बनेगा। इसके साथ साथ ऐसी बातें भी जुड़ी कि यूरोप बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा, रूस उसकी राह में बड़ी भूमिका अदा करेगा। बाबा वेंगा पहले ही ये कह चुकी हैं कि व्लादिमीर पुतिन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के देवता की तरह उभरेंगे। वो यहां तक कह चुके कि वसंत में पूर्व में एक युद्ध की शुरुआत होगी और दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। पूर्व का ये युद्ध पश्चिम को बर्बाद कर देगा और पुतिन दुनिया के देवता बनेंगे और यूरोप एक कचरे की जमीन में बदल जाएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है, ये क्यों अहम है? क्योंकि बाबा वेंगा पहले भी कई बार ऐसी भविष्यवाणियां कर चुकी हैं जो दुनिया में सच हुई। आपको उन भविष्यवाणियों के भी बारे में बताती हूँ जिन्हें दुनिया ने देखा और वो सालों पहले बाबा वेंगा पहले ही जता चुके हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां प्रमुख भविष्यवाणियां समझिए जो सच हुई। दरअसल बाबा वेंगा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी उन्होंने बाबा वेंगा ने विशाल युद्ध की चेतावनी दी थी और ये भी कहा था कि इस युद्ध में बहुत से लोग मरेंगे, कई लोगों की जान जाएगी, निर्दोषों का खून बहेगा। और हुआ क्या? हुआ ये कि 1939 से 1945 के बीच में दुनिया ने विश्व युद्ध देखा और ये द्वितीय विश्व युद्ध बहुत घातक था। किस रूप में लोगों की जानें गई यह हम सभी के सामने है। एक और बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी है जिसमें सोवियत संघ के पतन का जिक्र किया गया था। महान राष्ट्र टूट जाएगा और लोग छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे, यह भविष्यवाणी की थी बाबा वेंगा ने। और हुआ क्या? 1991 में सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ रूस समेत 15 देशों में बंट गया। अब समझिए एक और बात बताती हूँ, बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणियां की उसमें अमेरिका के 9/11 अटैक का भी जिक्र था। जी हाँ, और अमेरिका पर स्टील के 2 पक्षी हमला करेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमले से जोड़कर देखा जाता है। और अमेरिका के ट्विन टावर्स पर आतंकवादी हमला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि वो 9/11 हमला किस तरह का था। अब इसके अलावा बाबा वेंगा की एक और बड़ी भविष्यवाणी जो चर्चा का विषय रहती है वो 2004 में आई सुनामी से जुड़ी हुई। पानी की एक विशाल लहर एक बड़े तट को पूरी तरह से ढक लेगी और बहुत से लोगों की मौत होगी, ये कहा था बाबा वेंगा ने। और हुआ क्या? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई, 14 देशों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक और बड़ी मैं आपको बताती हूँ भविष्यवाणी बाबा वेंगा की, अमेरिका का अश्वेत राष्ट्रपति, उनकी तरफ से कहा गया था अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा। बराक ओबामा अश्वेत राष्ट्रपति बने
और लोगों ने बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को बिल्कुल सटीक माना और देखिए वो सच भी हुआ। एक और जल्दी से मैं आपको बताती हूँ बाबा वेंगा की भविष्यवाणी जो सच हुई। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी तक का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। 2008 में आर्थिक संकट आएगा और लोग पैसों के लिए संघर्ष करेंगे, ये कहना था बाबा वेंगा का। 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, कई बैंक डूब गए। जापान का फुकुशिमा हादसा भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में से एक माना जाता है। एक देश जहां पर सूरज उगता है वहां पर समंदर और आसमान जहरीले हो जाएंगे, ये कहा था बाबा वेंगा ने। 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में जोरदार विस्फोट हुआ, रेडिएशन फैला और समंदर में जहर फैल गया। इसके अलावा चेरनोबिल हादसे तक का जिक्र बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में से एक है। उत्तरी देश में एक बड़ी आपदा होगी, ये बात कही थी, जहां पर लोग और धरती लंबे समय तक जहरीली हो जाएगी। बहुत से लोग बीमार पड़ जाएंगे और उस जगह पर घास भी नहीं उगेगी, सब कुछ राख बन जाएगा। चेरनोबिल यूरोप के उत्तरी हिस्से में है। हादसे के बाद रेडिएशन से धरती पूरी तरह से बंजर हो गई। प्रिंसेस डायना की मौत का भी एक तरह से प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी बाबा वेंगा कर चुके हैं। ब्रिटिश ताज से जुड़ी महिला की मौत होगी, पूरी दुनिया उसके लिए रोएगी, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। और देखिए प्रिंसेस डायना की मौत से भविष्यवाणी जो जुड़ी हुई थी, मौत का रहस्य आज तक सिर्फ रहस्य है। कैंसर के इलाज की संभावना की भी बात इस दौरान कही गई। 21वीं सदी की शुरुआत में कैंसर जैसे रोगों का इलाज मिल जाएगा, ये भी एक भविष्यवाणी थी। और देखिए पूरा इलाज नहीं मिला, लेकिन कई इस तरह की ऐसी थेरेपीज हैं, जीन थेरेपी है, इम्यून थेरेपी है, कई वैक्सीन हैं जिस पर रिसर्च पूरी हो चुकी है और वो बहुत कारगर इस इलाज में शामिल होती हुई नजर आती हैं। ग्लोबल वार्मिंग तक की बड़ी भविष्यवाणियां एक तरह से की गई थी बाबा वेंगा की तरफ से। बर्फ पिघलेगी, मौसम पागल हो जाएगा। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक मेल्टिंग और मौसम की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में जो हमने कोरोना महामारी पूरी दुनिया ने देखी, उस तक की भविष्यवाणी बाबा वेंगा कर चुकी थी। एक अदृश्य जीव पूरी दुनिया को बीमार करेगा, चीन में शुरू होगा, बहुतों की जान लेगा। 2019 में कोविड-19 की शुरुआत हुई, महामारी चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई और हम सभी जानते हैं ये वो सटीक पूरी भविष्यवाणियां रही हैं बाबा वेंगा की, जो पूरी तरह से सच हुई हैं। अब रूस और व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी चर्चा का एक तरह से विषय बन चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, चीन की राजधानी क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है शंघाई और दूसरा ऑप्शन है बीजिंग। इसमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं हरविंदर कुमार, जो कि पंजाब अमृतसर के रहने वाले हैं। हरविंदर कुमार जी, आपको इंडिया टीवी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।